कल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कल हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हमें पढ़ना था इलेक्ट्रिक करंट, है ना? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना था। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट के बाद ओम्स लॉ। इलेक्ट्रिक करंट के बाद पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? कल इलेक्ट्रिक करंट के बारे में शायद बता दिया था मेरे ख्याल से। इलेक्ट्रिक करंट बता दिया था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा 1 मिनट होल्ड करिएगा, मैं थोड़ा सा देखूं अगले टॉपिक क्या है आगे। तो बेटा ओम्स लॉ पढ़ना है आज। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट तक पढ़ लिया था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया था। आज ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ देखेंगे क्या होता है ओम्स लॉ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ के बारे में। हेडिंग लिख देते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। बेटा एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कंडक्टर्स को लेकर के इकट्ठा किया, अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स लिए। सभी कंडक्टर्स के ऊपर उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने अपना एक लॉ बनाया जिसे आज हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या लॉ बनाया था, उन्होंने क्या लॉ देखा, उन्होंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देखी सारी कंडक्टर्स में, सभी कंडक्टर्स में उन्होंने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी देखी जिससे उन्होंने एक लॉ बना दिया जिसे आज हम लोग ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो जॉर्ज साइमन ओम इनका नाम था। इन्होंने क्या बताया, किसी कंडक्टर पे फ्लो करने वाले करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, किसी कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट और उस पर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में उन्होंने क्या देखा, एक रिलेशन देखा। और उस रिलेशन को उन्होंने किस में फॉर्म कर दिया, एक लॉ में बना दिया जिसे आज हम ओम्स लॉ के नाम से पढ़ेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जब किसी कंडक्टर में हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, जब किसी कंडक्टर के एंड्स पर, एंड्स का मतलब है कि अगर कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हम यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल देते हैं और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, तो इनमें पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। भाई इस एंड पर और इस एंड पर, इन दोनों एंड्स में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी कंडक्टर के एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो उस कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगती है, और जो करंट फ्लो होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। जो करंट फ्लो होती है वो करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे, मतलब इन कंडक्टर्स के बीच में, इस कंडक्टर के बीच में जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रखोगे, करंट हमें उतनी ही ज्यादा मिलेगी। जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, करंट उतनी ही कम मिलेगी। ये सिंपल सी बात उन्होंने कही थी। आई थिंक आपको ये सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी कि किसी कंडक्टर के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जितना कम होगा, करंट उतनी कम जाएगी, और पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, करंट उतनी ही ज्यादा फ्लो होगी। मतलब द current flows through a conductor, the current flows through a conductor is directly proportional, the current flows through a conductor is directly proportional to the potential difference applied to the ends of conductor। किसी कंडक्टर के एंड्स पर जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हुआ है उसी के आधार पर करंट फ्लो करेगी। मे बी सबको समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो ये चीज? चलिए देखिए, स्टेटमेंट के साथ समझिएगा, स्टेटमेंट के साथ समझिएगा, जिसको समझ में नहीं आया वो स्टेटमेंट के साथ समझिए। तो उन्होंने कहा इफ वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the conductor, then
The current flows through it is directly proportional to the potential difference across its ends. That is, that is, V is directly proportional to I. ये है बेटा कि अगर किसी इफ वी अप्लाई अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, अगर हम किसी कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, देन द करंट फ्लोज थ्रू इट, जो कंडक्टर से करंट फ्लो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस पोटेंशियल डिफरेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. इज दैट क्लियर? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. कंडक्टर के बाद कॉमा लगा है, देन लिखा है देन द करंट फ्लोज थ्रू इट. रफ करें. इसी के आगे है, इसी के आगे कंटिन्यू है. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, आप समझ गए. V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, आप समझ गए. 9th क्लास में आपको समझाया जा चुका है कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आएगा. तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल्स टू IR. V इज इक्वल्स टू IR, where R is a proportionality कांस्टेंट. क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है known as resistance of the conductor. क्या होता है बेटा? ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है. ये R क्या है? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है और जिसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहते हैं. ठीक है. रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि करंट कितनी फ्लो होगी, कितनी नहीं फ्लो होगी. अभी हम इस चीज को तुरंत समझ रहे हैं. ये चीज हो गया, नोट हो गया सभी का. आसान था, इसको समझना तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं, अगर आप ध्यान से समझेंगे आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं. नेक्स्ट हेडिंग क्या है? सभी को नहीं दिखा, सबको दिखाई दे रहा है? कोशिश करो बेटा. फैक्टर्स affecting the resistance of conductor. मतलब कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, या जो रेजिस्टेंस होगा किसी कंडक्टर का वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. जो रेजिस्टेंस होगा किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा. मतलब कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, ये अब आप पढ़ेंगे. ठीक है. तो पहली चीज, कंडक्टर का रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकता है. पहली चीज देखिए, सबसे पहली कौन सी चीज होगी? पहली चीज होगी लेंथ.
फैक्टर का रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड करता है। फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस मतलब किस पर डिपेंड करता है? लेंथ पर डिपेंड करता है। सबसे पहले लेंथ पर देखते हैं, लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है। लेंथ पर कैसे डिपेंड करता है? टू द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आपको नोट्स में ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। इसका स्टेटमेंट आपको नोट्स में मिल जाएगा, स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, डायरेक्टली आपको समझा दूंगा। सबसे पहले लेंथ पर डिपेंड करता है, तो जो रेजिस्टेंस होता है वो किस पर डिपेंड करता है बेटा? लेंथ पर, ठीक है। लेंथ पर मतलब डिपेंड करने का मतलब किस तरह से डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। कंडक्टर की लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ज्यादा कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा। दूसरी चीज किस पर डिपेंड करता है बेटा? दूसरी चीज डिपेंड करता है एरिया। एरिया कौन सा एरिया? तो एरिया बता दूं आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया में समझा रहा हूं आपको। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब समझिए, मतलब समझिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब समझिए। ये कंडक्टर है, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, ठीक है। ये कंडक्टर है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये होगा कि ये सामने से इस तरह से देखिए तो आपको क्या दिख रहा है? आपको क्या दिख रहा है? सर्कल दिखेगा। भाई इस तरह से देखोगे तो आपको सर्कल दिखेगा ना। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कहलाता है। अगर मैं पूरे सरफेस एरिया की बात करूं तो इसका सरफेस एरिया ये होगा, इसका सरफेस एरिया ये होगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किस पे डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तीसरी चीज किस पर डिपेंड करता है? तीसरी चीज डिपेंड करता है मटेरियल पर। तीसरी चीज किस पर डिपेंड करता है बेटा? मटेरियल पर। मतलब वो ऑब्जेक्ट, वो कंडक्टर किस मटेरियल का बना है। वो कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल का बना है। कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल का बना है? भाई लोहे का बना है, एल्युमिनियम का बना है, कॉपर का बना है, ब्रास का बना है, कि टंगस्टन का बना है ना। तो अलग अलग सब्सटेंस के बने हुए, अलग अलग सब्सटेंस के मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कंडक्टर किस मटेरियल का बना हुआ है, उस मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। तीसरी चीज, चौथी चीज किस पर डिपेंड करती है बेटा? टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये आपको पढ़ना नहीं है, मतलब ये आपको जानना है, बस समझना है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। इसके बारे में आपसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं है। बोर्ड एग्जाम से बहुत कम क्वेश्चन इससे पुट अप किए जाते हैं टेम्परेचर से रिलेटेड, लेकिन कभी कभार आया हुआ है, इसलिए पढ़ाना मेरा फर्ज बनता है। बहुत कम आए हुए क्वेश्चन हैं बट आए हुए हैं, ठीक है। तो ये है बेटा टेम्परेचर। टेम्परेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे करता है? तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। टेम्परेचर कम कर दीजिए, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम कर दीजिए, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसीलिए कई सारे ऐसे कंडक्टर्स हैं, कई सारे ऐसे कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। ओम्स लॉ में क्या बताया गया? भाई ओम्स लॉ में बताया गया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे उतनी ज्यादा करंट आपको मिलेगी, ये ओम्स लॉ में बताया गया। लेकिन कुछ कंडक्टर क्या होते हैं, टेम्परेचर हाई हो जाने के बाद कुछ टेम्परेचर जो कुछ कंडक्टर एक लिमिट टेम्परेचर तक तो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, मतलब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, करंट आपको बढ़ती मिलती जाएगी। लेकिन एक फिक्स टेम्परेचर होने के बाद अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते भी हैं फिर भी करंट में कोई इंक्रीजमेंट नहीं होता, मतलब वो उस टेम्परेचर के बाद ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ठीक है। कुछ बोल रहे थे राजन? पढ़ेंगे बेटा, 12th क्लास में एक टॉपिक है, पूरा एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर के नाम से।
तो वो क्यों ऐसा होता है वो हम बिहेवियर पूरा जानेंगे 12th क्लास में, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना जानना है कि ऐसा होता है, क्यों होता है, उसके पीछे की कहानी है 12th क्लास में। एक चैप्टर है बेटा पूरे इस टॉपिक से रिलेटेड, पूरा एक चैप्टर है 12th क्लास में सेमीकंडक्टर के नाम से। उस चैप्टर में हम लोग बाकायदे जानेंगे, समझेंगे कि क्यों ऐसा होता है, कि किसी कंडक्टर, कोई कंडक्टर ऐसा क्यों है कि वो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, क्यों फॉलो नहीं कर रहा है, सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए 2 साल इंतजार करो, ठीक। तो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है बेटा? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 4 चीजों पर, मेनली 4 चीजों पर। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, इसके अलावा भी फैक्टर है, बट आपको जो पढ़ना है, जो 4 फैक्टर आपको पढ़ने थे मैंने पढ़ाए। पहला लेंथ होता है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब एरिया जितना ज्यादा हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब अगर कोई वायर बहुत मोटी है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, लेकिन अगर वायर पतली है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मटेरियल पर डिपेंड करता है, मटेरियल जितना ज्यादा होगा, मटेरियल कैसे, ज्यादा से मतलब नहीं है, मटेरियल कौन सा है इस पर डिपेंड करता है, मतलब लोहे का है, ब्रास का है, एल्युमिनियम का है, किस सरफेस, किस मटेरियल का बना हुआ है, किस सब्सटेंस का बना हुआ है, इस पर डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटने पर रेजिस्टेंस घट जाता है। लेकिन रेजिस्टेंस की एक क्वालिटी है कि एक फिक्स टेम्परेचर के बाद घट भी नहीं सकता, एक फिक्स टेम्परेचर के बाद बढ़ता चला जाता है, टेम्परेचर के बाद बढ़ जाता है, बट कंडक्टर्स में ऐसी क्वालिटी होती है, ठीक है। अगर मैं तीनों को कंबाइन कर लूँ, इस आरटी को हटा दिया जाए क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, इसको हटा दिया जाए, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करें, इन दोनों को एक साथ लिखें, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए एक फॉर्मूला निकल करके आएगा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा बेटा, तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले रखा होगा, नहीं लिए होंगे तो यूट्यूब पर ही अपलोड होगा वीडियो, तो वहां से देख लीजिएगा। तो R is directly proportional to L upon A, R is directly proportional to L upon A, ये हमें कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। अब जाहिर सी बात है, आप जानते हो प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो फिर से एक कांस्टेंट आता है, तो उस कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं बेटा? उस कांस्टेंट को डिनोट करते हैं, ऐसे ध्यान से देखना, जो देखेगा वही बना पाएगा, देखो ध्यान से, ऐसे बनाते हैं, ऐसे, ये इसको कहते हैं बेटा रो, इसको कहते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं, पढ़ते क्या इसको, इसको पढ़ते हैं रो, हिंदी में इसको पढ़ते हैं रो, ठीक है, इसको रो पढ़ते हैं। रो क्या है? ये रो क्या होता है? इट इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ सब कंडक्टर, उस कंडक्टर के मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। देखो बेटा, रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है अगर हमने मटेरियल चेंज कर दिया, मटेरियल चेंज कर देंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, या मटेरियल नहीं भी चेंज है तब भी रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। मतलब मैं लोहे की या मान लो कॉपर की बनी हुई इतनी बड़ी वायर लूंगा, तो इतनी बड़ी और इतनी मोटी, इतनी बड़ी और इतनी मोटी मैं 50 वायर ले लूंगा, तब भी उसका रेजिस्टेंस सेम रहेगा अगर कॉपर की है तो। लेकिन मैं कॉपर की ही इसकी दोगुनी, कॉपर की ही इसकी दोगुनी वायर ले लूं तो इसका रेजिस्टेंस इसके रेजिस्टेंस से अलग हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसकी लेंथ बढ़ा दी। बात समझ रहे हो? मतलब कॉपर की ही बनी हुई अगर कोई मैं 2 वायर ले रहा हूं, एक की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, एक की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दोनों की मोटाई सेम है, तो दोनों के रेजिस्टेंस में डिफरेंस होगा। लेकिन क्योंकि वो कॉपर की बनी हुई है इसीलिए उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है बेटा? मटेरियल पर डिपेंड करता है, किस मटेरियल की बनी हुई वायर है इस पर डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो तो बोलते क्या है? रो को हम कहते हैं स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। या इसी को, इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी को दूसरा नाम दिया गया है रेजिस्टिविटी, इसी को दूसरा नाम दिया गया है रेजिस्टिविटी।
तो चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिखा हो या रजिस्टिविटी लिखी हो, दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों का मतलब सेम होता है। चाहे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लिख करके आपकी बुक में दिया हो या फिर रजिस्टिविटी लिखी हो, दोनों का मतलब सेम होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बेटा? मटेरियल पर डिपेंड करता है। मतलब कॉपर की वायर आप ले लीजिए, कॉपर की वायर चाहे आप 10 सेंटीमीटर लीजिए चाहे 50 किलोमीटर ले लीजिए, कॉपर का मतलब रजिस्टिविटी हो गई फिक्स। रेजिस्टेंस बदल जाएगा बट रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी। राइल कुछ कह रहे थे? हाँ, रेजिस्टेंस चेंज होगा बट रजिस्टिविटी सेम रहेगी अगर कॉपर ही है तो। हाँ, कॉपर की जगह पर कोई दूसरा मटेरियल आ जाएगा तो उसका रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी दोनों बदल जाएगी। सिर्फ एक मटेरियल के लिए फिक्स हो गया, उसे हम कह गए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ, एरिया और मटेरियल अलग अलग हो गए तो अलग अलग डिपेंड करता है। मतलब लेंथ पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है, मोटाई पर, और उसका पतला है कॉपर की वायर, अगर मान लो बहुत पतली कॉपर की वायर है तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मोटी वायर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो एरिया पर डिपेंड करेगा बट उसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। कॉपर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, एक बार है तो दुनिया का कहीं पे किसी भी कोने पर चले जाओगे तो कॉपर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर आप परिवर्तन नहीं पाओगे। हाँ, उसकी लेंथ बढ़ा दो, उसका एरिया बढ़ा दो या घटा दो तो आप रेजिस्टेंस में बदलाव कर सकते हैं बट उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में बदलाव नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई भाई? समझो। नहीं, सब के लिए, सभी मटेरियल के लिए बेटा, मैं कॉपर एग्जांपल दे रहा हूँ। एल्युमिनियम हो सकता है, ब्रास हो सकता है, आयरन हो सकता है, अलग अलग मटेरियल के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फिक्स होते हैं। हर एक मटेरियल का अपना एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, बोलिए। चलिए अब बात करते हैं यूनिट की। अब बात करते हैं यूनिट की। इतना नोट कर लिया सभी ने? चलिए यूनिट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की, क्योंकि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्टार्टिंग में पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ के अंदर हमने रेजिस्टेंस जाना कि रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है? ओम। ओम्स लॉ ओम ने बनाया, इसीलिए इसका यूनिट रख दिया गया ओम, ओ एच एम, ओम। और इसका एक सिंबल होता है, इसका सिंबल होता है बेटा ये ऐसे, ये एक सिंबल है, ओम इसका सिंबल है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस ओम होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है बेटा ओम पर मीटर। ओम पर मीटर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, ओम पर मीटर। ठीक है, ओम पर मीटर इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम पर मीटर और रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। क्लियर बेटा? किसी को कोई दिक्कत? तो आज आपने दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा ओम्स लॉ और दूसरी चीज क्या पढ़ी? फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, किन किन फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, ये आज आपने पढ़ लिया। इतनी चीज किसी को दिक्कत कर रही हो तो बताइए। सभी का क्लियर है एकदम? अब आपका काम है बेटा इन दो टॉपिक से, ओम्स लॉ से और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल जो आपकी बुक्स में दिए गए हैं, आप कोई भी बुक यूज कर रहे हो उस बुक से आप क्वेश्चंस लगाइएगा। नहीं आते हैं, कोई डाउट होता है तो आप मुझे वो शेयर करिए। नेक्स्ट क्लास जब होगी मंडे को, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे आपके। ठीक है, किसी को कोई नोट्स बेटा पहले चैप्टर कंप्लीट होगी तब मिलेगी। अभी चैप्टर के अंदर दो टॉपिक और बचे हुए हैं, उनको पढ़ा करके फिर खत्म करेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स आप लगाइए। इन न्यूमेरिकल्स में आपको कोई दिक्कत होती है तो न्यूमेरिकल्स बताइएगा। सब प्रॉब्लम होती है मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप अगर देखूंगा तो है ही,
व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चंस को देख लूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी तो उसके डाउट को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आपकी जिम्मेदारी अब बनती है कि आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, और न्यूमेरिकल नहीं आता है तो उसको व्हाट्सएप पे मेरे सेंड करेंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी, अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर क्लास ओवर करते हैं। कोई अभी जाएगा नहीं। चलिए, अटेंडेंस हो गई आप लोगों की, जितने लोग थे उनका स्क्रीनशॉट ले लिया गया, उनकी अटेंडेंस चढ़ा दी जाएगी, जो नहीं है, जो गायब है, वो चलेगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते रहिए, जो करना है करते रहिए, लेकिन पढ़ाई जरूर करिएगा। ठीक, चलिए।